हाँ चलो आज हम लोग बात कर देते हैं, ठीक ना, फाइनल पूरी तरह से जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक है, सबसे पहले पता है जब सत्र स्टार्ट होता है, मतलब सत्र स्टार्ट मतलब ये कि जब अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, नया सेशन हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो नया सेशन जब अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम पे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल जो है सबसे शुरुआत में ही सिलेबस को प्रोवाइड कर देती है। मतलब वो ये प्रोवाइड करती है कि हम आपसे क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या आपसे बनना चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, ये सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल क्या करता है, सबसे शुरुआत में ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये रहती है कि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, कोई ना कोई मतलब दिक्कतें आती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती है। कुछ बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, या टीचर्स मान लो बताते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है कि मतलब टीचर्स तो बता रहे हैं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अब चूंकि लास्ट सेशन है और 2 महीने अपने पास, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो हमको ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास पूछी जाएंगी और कौन कौन सी चीजों को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2024-25 का अंक योजना, हाँ पहले ब्लूप्रिंट आता था, एक ब्लूप्रिंट आया करता था पहले कि आपसे कितने कितने अंक के पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आएंगे, लेकिन वो अब 2 साल से लगभग बंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चीज अगर बता के रख रहा है, ठीक ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अगर ये जारी किया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज है। देखो 80 नंबर का आना है पेपर, आपका पेपर कितने का बनेगा, 80 नंबर का बनेगा, जिसमें 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। अब 3 घंटे में देखो पहले नंबर में वो बता रखा है कि आरोह भाग 2 यानी काव्य खंड से, काव्य खंड में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी तुम्हारे दिए गए हैं, इनमें से तुम्हारे पास ये है, और पद्य साहित्य का इतिहास है, कवि परिचय है, भावार्थ मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, और सौंदर्य बोध भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। ये टोटल आएंगे 17 नंबर का। अच्छा 17 नंबर का आएगा, इसका साफ मतलब यहाँ है कि बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन सब बनेगा यहाँ से। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 6 बनेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। फिर काव्य बोध से आपको काव्य की भेद पढ़ना है, रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है, शब्द गुण पढ़ना है, बिंब विधान पढ़ना है, जिसमें से 9 नंबर का आएगा। यहाँ से भी आपके पास 9 नंबर का आएगा, और 9 नंबर का यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनना चाहिए। परीक्षा बोध और अध्ययन में पता है स्पेशली काव्य बोध का और ये सब का टॉपिक्स बना हुआ है, और पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसको मतलब ये है कि मतलब बहुत अच्छे से इसको क्लियर तरीके से पढ़ लें। ठीक, सबसे ज्यादा अच्छा यही बनेगा। फिर आरोह में, आरोह भाग 2 का देखो, यहाँ से आरोह भाग 2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें से 17 नंबर का आएगा। मतलब ऊपर वाले से भी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाले में काव्य खंड से 17 नंबर का पूछा जाएगा, फिर काव्य बोध से 9 नंबर का आएगा, और आरोह भाग 2 के गद्य खंड से, जिसमें कहानी नाटक एकांकी वगैरह है, उससे आएगा कितने नंबर का, 17 नंबर का। उसके बाद क्या आता है, भाषा बोध का रहेगा, भाषा बोध का कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर का रहेगा। और बितान से तुम्हारे पास कितने नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। बितान जो है ना, बितान वाली एक बुक है, उससे 7 नंबर का निकल के आएगा। ठीक है, पूछा ही जाएगा। और एक स्पेशली बुक आपको दी गई होगी, 11वीं में मिलती है, माध्यम और अभिव्यक्ति, उसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स में आपको पढ़ना है, जिसमें से टोटल कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। 7 नंबर का आएगा तो 1 तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बाकी 5 ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और अपठित बोध में आएगा आपके पास गद्यांश आता है, ठीक है, जो 3 नंबर का रहता है। पत्र लेखन जो रहता है वो 4 नंबर का रहता है, और निबंध लेखन जो रहता है वो 4 नंबर का रहता है। मतलब पहले पैटर्न देखते हैं और फिर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में कि कौन कौन सा, यानी पूर्णांक अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो 80 पूर्णांक का पेपर जनरेट करेगा, ठीक है ना, जिसके लिए 3 घंटे का टाइम देगा। समय अवधि अगर हम बात करते हैं तो समय आपके पास प्रोवाइड रहेगा 3 घंटे, और 3 घंटे का मतलब तुम्हारे पास कितना होता है, 180 मिनट आपको मिलेगा। पेपर को लिखने के लिए 180 मिनट आपको प्रोवाइड रहेंगे। ठीक, अब 80 नंबर के पेपर में 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट से नंबर आपको मिलेगा, वो टीचर्स देंगे आपको, क्लास टीचर जो भी होंगे वो देते हैं, ठीक है, स्कूल वाले सब प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन हाँ, नंबर भी वो वाला नंबर आपके गुणों के आधार पर मिलता है, कि आप वहाँ पे क्या क्वालिटी बना के रखें, पढ़ने में आप ठीक ठाक हैं कि नहीं है, टीचर्स की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे नंबर डिवाइडेबल होता है 20 नंबर की, किस किस आधार पे आपको नंबर मिलना है, ठीक है। तो कई सारी एक्टिविटीज की वो नंबर रहते हैं, तो जो 20 नंबर है वो रियल में प्रोजेक्ट का ही नंबर है, लेकिन वो एक्टिविटीज के भी को भी देख करके आपका नंबर मिलता है वो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्यों 20 नंबर का सवाल है, ठीक है।
अच्छा, इसमें से ओबीजे तुम्हारे पास कितने नंबर के आते हैं? तो ओबीजे आते हैं आपके पास सीधे सीधे 80 नंबर का पेपर जो है वो आएगा ओबीजे 32 नंबर का। और 2 अंक के जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 अंक के, मतलब 2-2 नंबर के 10 तो प्रश्न आएंगे, तो 10 दूनी 20 नंबर का ये बनेगा। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, कितने जनरेट होंगे? 4 जनरेट होंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 3 चौको 12 ये जनरेट हुआ। 4-4 अंक के क्वेश्चन कितने जनरेट होंगे? तो 4-4 के जो क्वेश्चन है वो आपके जनरेट होते हैं 4, तो 4 चौको कितना हुआ? 16, और टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया? 80। मतलब 80 नंबर का पेपर ये आना है। मतलब हमको ये पूर्णतः पता होना चाहिए कि कितने कितने नंबर का पेपर आना है, ठीक ना। मतलब 80 नंबर का पेपर में क्या क्या चीज आना है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग लिख नहीं पाते हैं, मतलब लिखते नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव आप दिन रात पढ़िए, कहने का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा देखो, अगर हम बड़े क्वेश्चन को छोड़ करके छोटे क्वेश्चंस को थोड़ी सी फोकस करें तो देखते हैं कहां पहुंच जाते हैं 80 नंबर में। अगर हम 30 नंबर 32 नंबर को ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए और 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो कितना हो गया? 20। मतलब हम कितने नंबर में पहुंच गए? 52 नंबर में पहले पहुंच गए। मतलब सबसे ज्यादा नंबर तो हम यही से उठा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से। बड़े क्वेश्चंस को तुम मतलब कम से कम फोकस करो पहले, ठीक ना। सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस को फोकस करो, क्योंकि अधिकतम लोग पता क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चंस को पहले फोकस करते हैं। बड़े क्वेश्चंस को छोड़िए, पहले पहले छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें से नंबर कटने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप पूर्णतः ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ डालिए, A to Z पढ़िए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए परीक्षा बोध या अध्ययन या दिग्दर्शिका जो भी आपके पास सुविधा है, आप उससे सुबह शाम मतलब आप एक टारगेट बनाइए कि हमको इतने दिन में ये पूरे टॉपिक्स खत्म करना है, ठीक। और पूरे 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्लियर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो इसका साफ मतलब है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए 52 नंबर में हम यहाँ पहुंच गए, तुरंत ही पहुंच गए छोटे क्वेश्चन में। लेकिन 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं। अब 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये देखना, पहले बताते हैं। हाँ, एक चीज और ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर लिखते समय शब्द सीमा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हाँ छोटे रहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन आपको फिर ये भी ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन में चल जाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब पूछता है तो आप ये कोशिश करिए कि हम 30 शब्द लगभग मेंटेन करें। 2 अंक के प्रश्न में आपको आंसर जो लिखना होगा वो कम से कम 30 शब्दों में लिखना होगा, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक। हाँ, ऐसा भी होता है कि 30 शब्द नहीं भी होते हैं तो चल जाता है, क्योंकि अब मान लो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम बताइए, तो इसमें तो 30 शब्द नहीं होंगे, तो वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पर ये पता होना चाहिए कि लगभग 30 शब्द में हमको आंसर लिखना ही लिखना है। जो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, जो 4 ठो आना है, वो उसको कम से कम 75 शब्द में लिखना पड़ेगा आपको, मतलब 75 शब्दों में आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। 4-4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, इनके लिए आपको कम से कम 120 शब्दों में लिखना है, मतलब 120 शब्द में आपको आंसर लिखना ही है, ठीक। तभी ये जाके पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। और इस रेंज में जब आप लिखते हैं ना तभी आपको नंबर भी मिलता है, नहीं तो नंबर भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप शब्द सीमा कम कर देंगे ना, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 75 शब्द में आपने उत्तर नहीं दिया, तो इसका साफ मतलब है कि 3 नंबर चेक करने वाले टीचर कभी भी 3 नंबर आपको नहीं देंगे। जो बोर्ड एग्जाम में की कॉपियां चेक होंगी वो 3 नंबर कभी भी नहीं देंगे, वो आपको 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे करके रख देंगे, 1 नंबर रख देंगे, ठीक है। तो नंबर कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे तो समस्या बनेगी आपके लिए, सीधी सी बात है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब देखिए एक आपका प्लान तैयार होना चाहिए कि यार हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्लान तैयार करने के लिए किसी कॉपी में आप रख लीजिए, ऐसे बना के, सिंपल सी है बात है कि आप ऐसे बना के रखिए, ठीक है। और ये 4 नंबर का बनाइए कि 4 नंबर में क्या क्या टारगेट रखा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, ये हो गया, ठीक। अगर 3 नंबर में देखें, पहले 4 नंबर की बात करते हैं कि 4 नंबर में क्या क्या आता है। तो 4 नंबर में सबसे पहले आता है आपके पास संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक। ये आपके पास एक 4 नंबर का ये बनेगा। अच्छा, ये कहां से रहता है? ये गद्य खंड का रहेगा, ठीक है। गद्य खंड मतलब आपके कहानी वाले चैप्टर से बनेगा, कहानी नाटक एकांकी जो नहीं रहते हैं उससे बनेगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि 3 चैप्टर शुरुआत की आप अच्छे से पढ़ लीजिए। भक्ति नामक एक जो चैप्टर है वो, और दूसरा पहलवान की ढोलक, और एक तो बाजार दर्शन, ठीक है। ये तीनों चैप्टर जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 3 चैप्टर से ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके अतिरिक्त फिर आप चाहे और पढ़ लीजिए, है ना। एक ये गद्य खंड से रहेगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जो आपका बनेगा, ठीक है। ये बनता है आपके पास पद्य खंड से। पद्य का मतलब ये हुआ कि कविता वाले से आपसे बनेगा, ठीक है। किससे बनेगा? कविता वाले से। 4-4 अंक का बनना है। लेकिन संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ लिखने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि लास्ट में जब हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखें तो काव्य सौंदर्य जरूर लिखें, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य में आपको विशेष वहां पे बताना पड़ता है कि हमको क्या लिखना है। मतलब जैसे मान लीजिए हम
किसी पंक्ति को लिखे हैं तो इस पंक्ति में किसकी विशेषता, इसमें श्रृंगार रस पाया गया कि कौन सा अलंकार पाया गया, ये वहां पे थोड़ी सी विशेषता आपको लिखना पड़ता है, काव्यगत विशेषता जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जरूर लास्ट में लिखना है, पेपर में देखिए उसमें देखिएगा धन बुद्धि दशकम नीचे काव्यगत सौंदर्य लिखा रहता है, काव्य सौंदर्य के नाम से आता है। उसके बाद एक 4 नंबर का आपके पास आता है क्या, निबंध। निबंध वगैरह के टॉपिक से सब पढ़ के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हिंदी है तो हम हिंदी में बिल्कुल महारत हासिल करके रखें, महारत हमको मिला है तो हिंदी बन जाएगा हमसे, ऐसा नहीं है। हिंदी के टॉपिक से सोचो, निबंध का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण आ गया, हमको कितने में लिखना है, 120 शब्द में लिखना है। मान लेते पर्यावरण प्रदूषण आया तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, रूपरेखा भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रूपरेखा लिखना पड़ेगा, तो रूपरेखा में आपने क्या लिखा, प्रस्तावना, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण के प्रकार में आप डाल दिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण वगैरह वगैरह आप डाल दिए। फिर उसके बाद आप लिख दिए प्रदूषण फैलने के कारण क्या है, क्यों कारण फैल रहे हैं, प्रदूषण को मतलब रोकने के उपाय बताओगे आप। फिर उपसंहार लिखोगे। 5-6 टॉपिक जब आप तैयार कर लोगे तो 5-6 टॉपिक्स में आप सोचो कि अगर हम 6 टॉपिक है हमारे पास और एक टॉपिक में अगर हम 20 शब्द भी लिख रहे हैं तो 20 चिक्का 120 शब्द नहीं हो गया पूरा। तो आपको ये सब पहले से पढ़ के जाना है, ये मत सोचना कि हम वहीं पे लिख देंगे, ठीक, कि हम इतने बड़े वो हैं हिंदी में बिल्कुल साहित्यकार बन गए हैं कि हम वहीं पे लिख लेंगे, क्योंकि अधिकतम बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक ना, कि वहां पे सोचते हैं कि निबंध कुछ नहीं है, निबंध हम जाएंगे वहीं पे लिख देंगे। लिखने का एक तरीका होता है, निबंध भी लिखने का तरीका होता है, उसी का नंबर मिलता है आपको, बाकी और किसी का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है एक आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, अब आप देखिए निबंध में मिल गया, आवेदन पत्र में मिल गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहां से मिल गया आपके पास 3-3 नंबर 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3-3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो एक आता है कवि परिचय। क्या आता है, कवि परिचय। एक क्या आएगा आपके पास, लेखक परिचय। क्या बनेगा, लेखक परिचय, ठीक। ये बन गया काव्य परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये फिक्स है कि आना ही आना है। शुरुआत के 3 लेखक, ठीक ना, महादेवी वर्मा, जयंत कुमार और पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है, और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। ये 3 लेखक सबसे फेमस लेखक है, इनके बारे में जरूर पूछता है, मतलब ये तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इनका लेखक परिचय, और इधर से कवि परिचय में आपको पढ़ लेना है हरिवंश राय बच्चन, ठीक ना, रघुवीर सहाय, और एक रघुवीर सहाय नाम मुझे ध्यान नहीं है, फिर मैं अलग से स्पेशली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कवि परिचय हमको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से लेखक परिचय हमको पढ़ना चाहिए। अच्छा, 3 नंबर में और आपके लिए क्या आएगा, तो 3 नंबर में आपको बता देता हूं कि एक बनेगा आपके पास अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, ठीक। अपठित गद्यांश जिसको हम क्या कहते हैं, पैसेज कहते हैं, उसी में पढ़ के उसी में लिखना होता है, ठीक ना, पैसेज पढ़ के ढूंढ के लिखना होता है। एक 3 नंबर का क्या बनता है, तो एक 3 नंबर में बनता है अनुच्छेद लेखन, या तो विज्ञापन लेखन, या तो संवाद लेखन के नाम से आता है। ये तो क्या आएगा, अनुच्छेद लेखन। क्या आता है, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। अनुच्छेद लेखन, या तो आपके पास बनाएगा, मैं इसको थोड़ी से नीचे शिफ्ट कर लेता हूं, या तो अनुच्छेद लेखन पूछेगा, या तो आपके पास संवाद लेखन पूछता है, संवाद लेखन, ठीक, या तो भाव पल्लवन करवाता है, यहीं पे क्या करवाता है, भाव पल्लवन, ठीक ना। तो बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे टॉपिक्स बना हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है, इन्हीं के बारे में पूछता है। अब आप सोचिए, अगर हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लिए और 2 नंबर के साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए तो कितना हुआ, अगर हम देखें तो 52 नंबर वो तैयार हो गया अपना, और उसके बाद अपने पास क्या हुआ, कितने सारे नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। अपने गद्यांश से 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा, लेखक परिचय का परिचय आप पढ़ के निकाल सकते हो, अनुच्छेद लेखन संवाद लेखन से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक ना, और ये जो टॉपिक्स है यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक ना, मतलब 80 नंबर के टारगेट में अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। 3 घंटा। अच्छा, लिखने का टाइम कैसे देना, मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने का एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करें कि 180 मिनट है हमारे पास, कितने मिनट रहते हैं, 180 मिनट। 180 मिनट अपने पास जो प्रोवाइड किए गए हैं मिनट, इसमें आप ऑब्जेक्टिव जब लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखें तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए मिनिमम 1 मिनट का टाइम होना चाहिए, लेकिन 1 मिनट का टाइम तभी लगेगा, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है, पर फिर भी हम एक टाइम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि 32 ऑब्जेक्टिव है, तो हम मान लेते हैं कि आपको 32 ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए 40 मिनट लग रहे हैं। वैसे इतना लगना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं एक रेंज के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि 40 मिनट का टाइम मान लेते हैं लग रहा है, ठीक है। वैसे 40 मिनट ज्यादा ही है, ठीक है, अपन 30 मिनट ही ले लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट भी बहुत होगा, ठीक, क्योंकि जब आप बिल्कुल पढ़ के रखेंगे तो आप 100% है कि तुरंत ही ऑब्जेक्टिव वगैरह आप तुरंत ही लिख पाएंगे।
इस केस में अगर हम बात करते हैं ये हुआ। अच्छा, दो दो अंक के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में 2 मिनट का ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। पर फिर भी देखो 2 दम 20, तो मैं मान लेता हूं कि आपको 30 मिनट का समय लगना चाहिए। जब आप बिल्कुल पढ़े रहते हैं, कंफर्म पढ़े रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल रटे होने चाहिए, जिसमें हम आपको दे रहे हैं कि 2 दम 20, बल्कि हम 30 मिनट का समय आपको दे दिए, मतलब आपका 1 घंटे का टाइम खत्म, ठीक है, 60 मिनट खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, और देखिए आप, ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन जैसे आपके पास आने हैं, 4 क्वेश्चन आने हैं, और मैं इसके लिए प्रोवाइड करता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए 3-4 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 4। एक 3 नंबर का क्वेश्चन लिखने में आप कितना समय लोगे? मान लेते हैं 10 मिनट ले रहे हो, तो 4 क्वेश्चन आप करोगे तो कितना हो गया? 4 दहाम 40। मैंने 40 मिनट का आपको टाइम दिया, भैया चलो 40 मिनट आप ले लो, ले लिए 40 मिनट। और वैसे भी 3, अब ये बताओ पैसेज लिखने में, ठीक है, कभी चले लेखक परिचय इनमें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-6 मिनट का टाइम लगता है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम 10-10 मिनट के अकॉर्डिंग 40 मिनट का टाइम रख दिए। अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर हम 4 मिनट का 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं, इसके लिए हम 4 क्वेश्चन जो आने हैं, तो 4 क्वेश्चन आने के लिए हम मान लेते हैं, चलो हम टाइमिंग इसमें भी दे देते हैं, 10-10 मिनट का टाइम दे देते हैं, ठीक है, इसमें भी 10-10 12-12 मिनट का टाइम दे देते हैं। चलो 10 मिनट का भी अगर आप टाइम दे रहे हैं, या फिर 12-12 मिनट का, तो 12-4-48 मतलब 50 मिनट आप इसमें ले लो, ठीक है। अब 50 मिनट आप लिए तो कितना हो गया? 0, और 3-3-6-4 10 10 5 15 मतलब कि 150 मिनट, और फिर भी तो आपके पास अभी भी तो 30 मिनट बच रहे हैं, ठीक। तो हमारा समय लॉस कैसे होता है, या फिर हम कहते कैसे हैं कि हमारा पेपर छूट गया? हमारा पेपर तब छूटता है जब हमसे बनता नहीं है, या फिर हम दूसरे का ताका झाकी करने में लगे रहते हैं। पढ़ के नहीं जाएंगे तो उस केस में छूट जाएगा, बात करेंगे किसी को अपना भी डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने से मेहनत करके जाए, पढ़ के जाए, और यही होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक। टाइम आपको ऐसे, अब 30 मिनट आपका टाइम बच गया, और 30 मिनट बचा तो जो कुछ छूटेगा ऊपर नीचे टाइम होगा वो सब मेंटेन होगा कि नहीं होगा? होगा। आराम से आपको लिखना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यही पैटर्न है, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछा भी जाता है, और ये सब सारी चीजें आपके एक प्लान के अकॉर्डिंग तैयार होना चाहिए कि मतलब हमको कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, अगर अभी ध्यान दो थोड़ी सी आप लोग, ये तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको खुद रेडी करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3 और 4 के क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, कि 3 और 4 में क्या आना है, क्लियर हुआ, ठीक। अब 2 नंबर के क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज है 2 नंबर के क्वेश्चन की, 2 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ना क्या चाहिए अपन को। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया ना कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल पहले ही जारी करके रखता है कि भैया आपको पढ़ना क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक। बता रखा है इसने कि भैया 80 नंबर का पेपर आना है। कितने नंबर का पेपर बनेगा? 80 नंबर का पेपर बनेगा। और जब 80 नंबर का पेपर बनेगा तो हमको पढ़ना क्या क्या है? अच्छा, जितने भी 80 नंबर के पेपर बनेंगे सब में सेम पैटर्न रहेगा, यानी 32 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन, सबका सेम पैटर्न रहेगा। चाहे वो कितने भी पेपर हो 80 नंबर वाले, एमपी बोर्ड के जो भी 80 नंबर के बनेंगे, सेम पैटर्न उसका यही है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या पूछा जाता है, पहले यहां से कुछ टॉपिक्स देखो। इतने सारे जो पाठ के नाम दिए गए हैं, इन पाठों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। मतलब पढ़ना सब है, अच्छा पढ़ेंगे सब, लेकिन क्वेश्चन कोई एक ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कोई एक ही बनेगा। मतलब इतने सारे पाठ हैं, ठीक ना, यानी कहां से लेकर के हरिवंश राय बच्चन, ठीक ना, से लेकर के इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी मैं कवि परिचय के बारे में डिस्कशन कर रहा था तो बता ही देता हूं, ठीक है, कि किन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है तुलसीदास जी के बारे में, ठीक ना, फिर आपको पढ़ना है तुलसीदास के बाद आप पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, कुमार नारायण के बारे में, और रघुवीर सहाय के बारे में, ठीक ना। 4 ये है आपके, और एक आप थोड़ी सी और, क्योंकि 9 यहाँ पे हैं तो इसका मतलब शमशेर बहादुर सिंह का, या शमशेर बहादुर सिंह से ज्यादा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका आप पढ़ लीजिए। और वैसे मैं कहूंगा कि ये 4-5 आप पढ़ के रखिए, और क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग आप भाषा शैली जब इनकी मतलब भाव पक्ष कल्प पक्ष से जब पूछा जाता है तो लगभग 19-20 का फर्क बनता है, नहीं तो सबका एक जैसा ही रहता है साहित्य में स्थान वगैरह। तो कोशिश ये करिए कि हम लगभग सभी का 2-4 का मतलब अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ हो, लेकिन कुछ का जो बाकी जो बच रहे हैं उनके रचनाएं 2-2 अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थानीय तो पूछा जाता है, ठीक। तो ये है, इनके कई सारे ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं सब। देखिए ये तो एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया, 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया, इन पार्टों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में वो डाल देगा, ठीक है, डालेगा।
अब पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, तो पद्य साहित्य क्वेश्चन ये बनाता है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर आपके पास क्या रीति काल है, फिर क्या है? आधुनिक काल है। ठीक है, फिर आधुनिक काल को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक ना, जो भारतीय युग वगैरह 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 सब बना ना, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये वगैरह ये सब बना है। तो इनमें से 2-2 नंबर का क्वेश्चन यही पूछेगा। जैसे मान लीजिए गया कि वीरगाथा काल की 2 विशेषता लिखिए, या वीरगाथा काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। वैसे ये सब 9th का कॉन्सेप्ट है, ये सब 9th में आपको पढ़ना पड़ता है, 9th से लेकर के 12th तक आना पड़ता है। तो ये 9th के सब कॉन्सेप्ट हैं कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भाग में विभाजित किया गया, नाम बताइए। ठीक ना, फिर आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल, यानी कि आदिकाल जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, या आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। या पूछ सकता है भक्ति काल की 2 विशेषता, लेकिन आएगा तो सिर्फ 2 आएगा। अध्ययन बोध में 3-3, 4-4 लिखा रहता है, लेकिन आएगा तो सिर्फ 2 आएगा, मतलब आपको सिर्फ 2-2 पढ़ना है। इसका क्वेश्चन जनरेट होगा, अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही जनरेट होगा। पहला तो तुम्हारे पास जनरेट होगा ये कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम और समय सीमा बताइए। फिर 4 भाग जो बनते हैं, तो पहले नंबर में हिंदी साहित्य, मतलब कि आधुनिक काल, आधुनिक काल कह रहा हूं मैं, आदिकाल, आदिकाल को हम वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, आदिकाल के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी रचनाएं लिखिए। आदिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ये भक्ति काल की 2 विशेषता बताइए। भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भाग में डिवाइड किया गया भक्ति काल को। किसमें किसमें किया गया, सगुण भक्ति धारा में और निर्गुण भक्ति धारा में डिवाइड किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में 2 अंतर लिखिए। ये सगुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम बताइए और निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। ठीक, फिर आपके पास यहां से ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, उसके पश्चात यहां से आपके छायावाद से भी क्वेश्चन बनते हैं। छायावाद के 2 कवियों के नाम बताइए, मतलब जो 6 पार्ट डिवाइड है उनसे भी आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बनाएगा सिर्फ 2 कवियों के नाम, 2 रचनाएं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बता देते हैं, रीतिकाल जब आता है तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, ठीक ना। रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपसे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्पष्टता बनना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद काव्य बोध से तुम्हारे पास क्या बनेगा। हालांकि मैं क्वेश्चन से मैं भी सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन लिख दूंगा कि आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक ना, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो काव्य देखिए, काव्य भेद में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको बताना है भेद एवं उदाहरण बताना, मतलब काव्य क्या है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक ना, या फिर पूछ सकता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। ठीक ना, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य में अंतर बाद इसमें ही में बनता है तुम्हारे पास क्या, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर बताइए। या पेपर में ऐसा आता है कि किन्हीं 2 खंड काव्य के नाम बताइए और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। या पूछ लेता है कि किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम बताइए और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। ठीक, अलंकार क्या, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिचय, क्योंकि अलंकार के बारे में पूछेगा। रस के बारे में पूछता है तो देखो रस के बारे में क्या पूछता है, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक ना, रस क्या है और रस के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन बनाएगा। फिर आपसे ये भी पूछता है कि किसी कुछ मेन रस जो है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पहले नंबर में, अगर हम रस की बात करते हैं तो एक हास्य रस है, ठीक है, एक करुण रस है, एक वीर रस है और एक शांत रस है। ये अधिकतम तौर पर पूछे जाने वाले रस हैं। ठीक ना, मतलब इनकी डिफिनेशन और इनकी मतलब की डिफिनेशन बनना चाहिए और साथ में डिफिनेशन के साथ साथ उदाहरण भी बनना चाहिए। ठीक है, काफी अच्छे से आपसे उदाहरण वगैरह सब बनना चाहिए। फिर रस के बाद रस में 2 चीजें मोस्ट पूछता है। रस में स्थायी भाव संख्या, मतलब स्थायी भाव और विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, और अनुभाव और विभाव में अंतर, 2 जरूर अंतर पूछता है। स्थायी भाव संख्या कितनी है, 9, क्यों 9 रस तो 9 स्थायी भाव। ठीक है, ये तुम्हारे पास कंडीशन बनेगा। उसके बाद यहां से देखो छंद के बारे में पूछता है कि छंद में कौन कौन से छंद पढ़ना है अपन को। सोरठा, पहले तो छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकता है 2 नंबर में। सोरठा छंद, कवित्व छंद, सवैया और रुबाइयां, ये छंद को पूछता, नाम देख पूछता है। सोरठा छंद क्या है, ठीक ना, आप उदाहरण सहित समझाइए। कवित्व छंद क्या है, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण सहित लिखिए। सवैया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक ना, सवैया 2 प्रकार के होते हैं, एक मध्यगैंध सवैया है और एक वो है दुर्मिल सवैया है, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, रुबाइयां आपके पास क्या है, रुबाइयां आपको मतलब लिखना है, परिभाषित उदाहरण सहित लिखिए। शब्द गुण क्या होते हैं, शब्द गुण का प्रकार एवं परिचय, तो शब्द गुण में आता है ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। सिंगल डिफिनेशन पूछता है कभी कभी। सिंगल कैसे पूछता है, मतलब देखो टॉपिक जो ये दिया है, अगर हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, अगर इसने टॉपिक दिया है कि शब्द गुण, तो इसका मतलब है कि शब्द गुण के बारे में तुमसे पूरा बनना चाहिए, क्योंकि आप 12th लेवल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं आप। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं तो
शब्द गुण क्या है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चंस बनेगा। या तो फिर आपके पास क्या बनेगा, क्वेश्चन करेगा कि माधुर्य गुण को उदाहरण सही समझाइए, ठीक है, प्रश्न बना लेगा खुद ही, क्योंकि शब्द गुण के प्रकार है ना। माधुर्य गुण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ओज गुण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। और नेक्स्ट हमारे पास प्रसाद गुण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ये टॉपिक का मतलब प्रकार का भी क्वेश्चन बना के पूछता है आपसे। प्रकार जो रहता है ना उसका भी क्या करता है, क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो ये टॉपिक्स जो दिए गए हैं ना, इन्हीं टॉपिक्स से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये तुमको लिख करके बहुत अच्छे से कंफर्म याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि इन एडवांस में बताया जाता है। और ये सारी चीजें आप 9th से लेकर के सीखते हैं। कुछ चीजें आपके लिए एडवांस होती है, मतलब नई चीजें आएंगी, बाकी मेरे हिसाब से ये सब पुराना ही है, ठीक ना। हाँ, ये छंद में थोड़ी सी सोरठा, कवित्त, सवाया, रुबाइयां थोड़ी सी आपके लिए हो सकता है नया हो, बाकी सब पुराना ही आप पढ़ते हैं। ये आरोह के गद्य खंड से, आरोह के गद्य खंड में आपसे पूछा तो सभी जाएगा, लेकिन इसमें आरोह के गद्य खंड से तीन चीजें, तीन कवियों के मतलब लेखक के बारे में खूब पूछता है, 3-4 लेखकों के बारे में जीवन परिचय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महादेवी वर्मा का, जयनंद कुमार और धर्मवीर भारती, ये चारों का आपको अच्छे से मतलब कि जो 4-4 नंबर में आना है, 3 नंबर में आना है ना लेखक परिचय, वो यही 4 हैं। इन चारों में से ही कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अगर हम आगे चलते हैं, ये सब तो ठीक है, यहां से भी एक कोई क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, ठीक ना, ये सब बताना है। गद्य साहित्य के इतिहास का ये मतलब है कि गद्य साहित्य में आपको पढ़ना होता है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, ठीक ना, और रिपोर्टाज वगैरह, डायरी वगैरह सब कुछ यहीं पे आता है। तो मतलब गद्य साहित्य में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कहानी, प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है, किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताइए और उनके, है ना, किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताइए और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। ऐसे तोड़ के पूछेगा। प्रेमचंद के अनुसार क्या पूछ लेता है, ठीक है। बाबू गुलाब राय के अनुसार बताइए कि निबंध की परिभाषा क्या है, ठीक ना। तो बहुत सारी चीजों के बारे में। फिर इसी में पूछता है कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। प्रश्न ये भी बनाता है नाटक क्या है, किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए, या नाटक के तत्वों के नाम बताइए, ठीक ना। उपन्यास क्या है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, नाम बताइए, किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए। ऐसा भी मतलब फ्रेम करेगा जब क्वेश्चन ना, तो तोड़ तोड़ के फ्रेम करता है बीच बीच का। और जब बीच बीच का प्रश्न पूछने में स्टार्ट करता है ना, ठीक ना, क्योंकि पेपर फ्रेम करने वाले यही फ्रेम करते हैं, तो फिर हमको ये लगता है, क्योंकि हम ये सिलेबस को जानते नहीं है, ठीक है, कभी देखे ही नहीं बच्चे, तो इस केस में क्या होता है, उनको लगता है यार कहाँ से पूछ लिया, हम तो पढ़े नहीं है आज तक ये सब क्या होता है, ठीक है। इस केस में वो फंस जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस मैं फ्रेम करूंगा, बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि आप कुछ चीजें अपने से भी पढ़ते रहें फिलहाल, ठीक है। और मैं जल्दी ही क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा पूरा। अब देखिए, पेपर में भी क्वेश्चन आया था, शायद आपके अर्धवार्षिक में आया था, शब्द क्षेत्रीय, हमको किसके बारे में पढ़ना है, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द एवं निपात शब्द। पेपर में आया था क्षेत्रीय शब्द क्या है, उदाहरण दीजिए। निपात, तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। निपात शब्द क्या है, उदाहरण दीजिए। ऐसा तो प्रश्न करता है 2 नंबर के लिए, छोटे छोटे। शब्द शक्ति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और एक अविधा शब्द शक्ति, ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक का पूछता, मान लो व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए, ऐसा करके क्वेश्चन बना लेगा। इन्हीं के प्रकार को आप पूरा पढ़िए, टॉपिक बना के उन्हीं में से क्वेश्चन बनाएगा, तो आप लिख लीजिएगा। शब्द युग्म क्या है, उनके प्रकार बताइए, तो शब्द युग्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाक्य परिचय एवं प्रकार, मतलब वाक्य क्या है, वाक्य के परिचय के बारे में बताना है। अर्थ और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का, देखो अर्थ 8 प्रकार का, रचना के आधार पर 3 प्रकार का, ये भी पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे वाक्य परिवर्तन में ज्यादा पूछ लेता है। वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है, शुद्धिकरण आता है। आप देखेंगे कई सारे पुराने पिछले पेपर आप उठा के देखिए, बहुत सारे पता चल जाएंगे, अध्ययन 2 से भी आप देख सकते हैं, ठीक। मुहावरे, लोकोक्ति भी आप पढ़ के जाइए, मुहावरा का प्रयोग करने के लिए आता है, लोकोक्ति प्रयोग करने के लिए आता है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। 2 टॉपिक दिया, इसको पढ़ना है। देखो, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, समांत लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये बनता है कितने नंबर का, 3 का, यही है 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यही बनेगा। अच्छा, भाव पल्लवन में एक टॉपिक दे देता है, जैसे दे दिया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सार संक्षेपण के बारे में बताना है आपको, ठीक है। विज्ञापन लेखन क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। संवाद लेखन क्या है, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, वो संवाद लेखन है। अध्ययन बोध में थोड़ी सी आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा वहां से। अनुच्छेद लेखन क्या है, ये भी एक प्रकार का थोड़ा सा छोटा छोटा निबंध टाइप में होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे है नहीं, पर कह सकते हैं, क्योंकि आपको वहीं पे डिटेल उसी शब्दों के बारे में लिखना पड़ता है। अब ये बितान का जो है, बितान का आपको सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, ठीक है, इनके लेखकों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किस विधा में लिखा गया, ये भी पता होना चाहिए। इनके बारे में खूब 7 नंबर का आएगा, एक तो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 7 नंबर का यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। माध्यम व्यक्ति से 7 नंबर का आएगा, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इतने में से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये खूब क्वेश्चन बनते हैं। पत्रकारिता लेखन, ये पत्रकारिता लेखन क्या है, ये क्या कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण बताइए, कैसे लिखें कहानी, ठीक है, क्वेश्चन बना के आता है।
कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, ठीक ना, इसी टाइप में इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर के नाम है कि आपको यहाँ से पढ़ना था, ठीक है। अपठित गद्यांश में देखिए, अपठित गद्यांश मतलब अपठित बोध में तुम्हारे पास गद्यांश 3 नंबर का आता है, और पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन आप अच्छे से पढ़ के जाइए, 4 नंबर का आता है। निबंध लेखन आपके पास कितने का आता है, 4 नंबर का आता है। और ये पूरा का पूरा मतलब आपके पास दिया गया है, आप ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे तब जाके, ठीक है, पूरे का पूरा अंक आप अर्जित कर पाएंगे। मतलब ये चैलेंजिंग है थोड़ी सी, पर 2 महीने का समय है, 2 महीने में आप बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। और इसी के आधार पर जब आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे खासे नंबर आप लेके आ पाएंगे, ठीक, मतलब फुल नंबर आप लेकर के आएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से पेपर पैटर्न आएगा, है ना। तो बाकी सारी चीजें बनेंगी, ठीक। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट डे मतलब तो और सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक ना, कि उसके पैटर्न की क्या पैटर्न है और किस हिसाब से हमको उसमें लिखना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। और लिखने के साथ साथ हमको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कुछ अपने तरफ से दे दूंगा तो तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।